क्यों रे इंस्पेक्टर, तू अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है ना? आज पाला पड़ा है मुझसे। देखती हूं कौन बचाने आता है तुझको। मेजर आयशा खान सादे कपड़ों में स्कूटी पर सवार होकर अपनी मां श्रीमती रुबीना बेगम के साथ मेरठ शहर कुछ जरूरी सामान लेने जा रही थी। आयशा की बड़ी बहन समीरा खान इसी शहर की आईपीएस अधिकारी थी। श्रीमती रुबीना बेगम के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ झलक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल-पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी बड़ी बेटी समीरा को काम की व्यस्तता के कारण घर आने का समय बहुत कम मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी कस्बे के बाहरी इलाके की ओर मुड़ी, उन्हें सड़क पर एक पुलिस बैरियर नजर आया। एक इंस्पेक्टर जिसका नाम दयाशंकर था, जीप के बोनट पर पैर फैलाए मूंछों पर ताव देता बैठा था। सड़क पर दो हवलदार रमेश और सुरेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। दूर से आयशा अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर दयाशंकर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरकर कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? आयशा ने रुबीना बेगम के साथ स्कूटी रोकी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागजात देखने हैं तो हमारे पास सब मौजूद हैं। दयाशंकर ने उनकी ओर देखकर जोर से ठहाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? हवलदार रमेश हंसते हुए बोला, सर, शायद कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का नाटक कर रही है। दूसरे हवलदार सुरेश ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर, इस बुजुर्ग और लड़की की तो शक्ल ही देख लो, चोरी छिपे कमा का माल लग रही है। बुढ़िया शब्द आयशा के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। उनकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए। यह मेरी मां है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना आप लोगों को शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर दयाशंकर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़ी हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। आयशा ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकाले और इंस्पेक्टर दयाशंकर को दिए। दयाशंकर ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। आयशा को गुस्सा आया और वह बोली, सर, आप हमारा चालान ही काट लीजिए। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इसी वक्त इंस्पेक्टर दयाशंकर आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ आयशा के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। आयशा का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी अफसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही कस्बे में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उनकी मां रुबीना बेगम चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। दयाशंकर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप, बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ पड़ जाएगा। हवलदार रमेश और सुरेश दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी अकड़ निकल गई। अब आयशा का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर दयाशंकर चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को जीप के अंदर ठूंस दो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में आयशा अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। रुबीना बेगम रो रही,
थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। आयशा की आंखें आसमान की तरफ टिकी थीं। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी। वह जानती थी कि यह अपमान चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही दयाशंकर मूंछों पर ताव देता हुआ गरज उठा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को। सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार रमेश और सुरेश ने धक्के मारकर मांब को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कानों में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसकी चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देने वाली थी। रुबीना बेगम ने रोते हुए कहा, बिटिया, यह लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? आयशा ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, पर आवाज में फौलादी मजबूती थी। मां, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का जो आईपीएस ऑफिस में भी चाय पहुंचाया करता था, उसने आयशा को पहचान लिया। वह कांप गया। अरे, यह तो आर्मी वाली मैडम है, आईपीएस मैडम की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालात के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, बे कौन हो तुम दोनों? बड्डी भैंस बनी फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? आयशा ने उसकी तरफ नफरत से देखा, पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा कुछ उलझुलूल बकता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालात के अंदर मच्छरों की भिन भिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बरहती जा रही थी। रुबीना बेगम को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। आयशा घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए। उसने बार बार आवाज दी, पर उसकी आवाज थाने के शोर में दब कर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ेड़ ही रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात आयशा अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह अपनी मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उनकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक कस्बे के किसी भी बड़े अधिकारी को का खबर नहीं थी कि एक आर्मी अफसर और आईपीएस की बहन की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद है। दूसरी तरफ आईपीएस समीरा खान सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थीं, पर दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। समीरा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां के साथ सरेआम बदसलूकी और गिरफ्तारी। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ समीरा के पीए विकास के पास पहुंचा। उसने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आईपीएस के केबिन का दरवाजा खटखटाया। समीरा उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। उन्होंने इशारे से पीए को रोका, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी उसे देखकर समीरा ने मीटिंग रोक दी और पास वाले कमरे में गई और बोली, क्या बात है विकास, सब ठीक तो है? विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम एक वीडियो है। समीरा ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, समीरा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उन्होंने इंस्पेक्टर दयाशंकर को अपनी फौजी बहन आयशा के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनकी मां, उनकी प्यारी मां, जिसे उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और उनकी छोटी बहन, उनकी लाडली आयशा, जो देश की शान थी, आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। समीरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने फौरन खुद को संभाला। वह एक आईपीएस थी। उन्हें इस वक्त भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उनके अंदर की बेटी और बहन तड़प रही थी, पर उनके अंदर का अवसर जाग चुका था। उन्होंने अपने दांत भी, उनकी सांसें तेज हो गई थीं।
उन्होंने मीटिंग में मौजूद अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उन्होंने अपने पीए से कहा, विकास पता लगाओ यह किस थाने का मामला है।